हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बायोलॉजी मैंने आपको आप सभी को बता रखा है कि सीडीएस एफ कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करूंगा। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से चीजों में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगा। देखो, आपके कोर्स में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ह्यूमंस एंड प्लांट्स, केवल इन दो लोगों के, इन लोग तो नहीं, इन दोनों स्पीशीज के आपको लाइफ प्रोसेसेस किनमें काम फंक्शन कैसे होता है वो सब पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब। न्यूट्रिशन वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है भाई, है ना। आगे की चीज तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले न्यूट्रिशन वर्ड क्या है। उसके बाद हम प्लांट्स और एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो समझेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट कैसे अपना खाना पीना बनाती है, एनिमल्स कैसे बनाते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हुए हैं, तो ये जानेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है वो समझेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो बॉडी में आपका जो भी एनर्जी आई है वो, या फिर जो भी आपका ऑक्सीजन या CO2 जो प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में स्पेसिफिकली, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो कैसे वो चीजें चलती हैं, वो सब देखेंगे। और लास्ट में एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो एक्सक्रीशन होता क्या है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे काम करता है वो समझेंगे। ठीक है। और यही न्यूट्रिशन के बाद मैं आपके साथ डाइजेशन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। कि डाइजेशन ह्यूमंस में ही होता है, तो डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या आपके मतलब बॉडी में कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, वो सब हम देखेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस टू अक्वायर फूड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है खाना लेने का, फूड लेने का, फॉर नरिशमेंट, अपना जो बॉडी के जो भी काम धंधे है वो अच्छे से चल सके और बॉडी सस्टेन हो सके, उसमें एनर्जी सफिशिएंट रहे ताकि आप अपना सॉरी, आप अपनी सारी एक्टिविटीज बिना किसी रुकावट के परफॉर्म कर सकें। तो समझ आया न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है टू टेक फूड, मतलब फूड लेना, फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, तो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। इन दोनों के बीच का मतलब क्या हुआ। देखो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो स्पीशीज है या जो भी है, वो अपना खाना डायरेक्टली सनलाइट से लेकर बना लेता है। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज है, उसको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, इधर किसी प्लांट पे डिपेंड करेगा या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफिक में आपने देखा है कि प्लांट जो है, आपने देखा तो नहीं होगा लेकिन पता तो आप सभी को है कि प्लांट जो है वो सन से सनलाइट लेता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपना खाना बना लेता है। ठीक है। ह्यूमंस तो ऐसा नहीं कर पाते ना कि हम जाके धूप में खड़े हो गए और फोटोसिंथेसिस से हमने खाना बना लिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो केवल जादू करता था, है ना। तो ऐसा नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं कर सकते है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, है ना, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, या फिर हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर आवर सस्टेन, है ना। तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ऑल्दो मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है बट फिर भी हम देखते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और chemicals, then such mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना सके विद द यूज ऑफ सनलाइट एंड केमिकल्स। सनलाइट और बाकी केमिकल्स का वो
कुछ रिएक्शन करे और सारा अपना प्रोसेस करे और अपना खाना खुद बना ले। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। वो कैसे करते हैं? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, मैं इस वाली स्लाइड में समझाऊंगा। प्लांट के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने की। उस प्रोसेस से प्लांट जो है अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है थ्रू विच फूड इज फॉर्म्ड, जिसके द्वारा खाना बनता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, which provides nourishment to other organisms and themselves। प्लांट जो है अपना खाना थ्रू सनलाइट एंड वाटर लेता है और बना लेता है। अब ये क्या क्या होता है, ये तीन जो पॉइंट्स हैं इसमें बहुत ही सफिशिएंटली मेंशन किया है। ये तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला, सबसे पहला प्रोसेस क्लोरोफिल, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट। देखो, प्लांट में एक क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड होता है, ठीक है, मैं वैसे ये सब मैंने करवा रखा है पिछले वो टिश्यू वाले में। प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? इसके पास होता है भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल का फंक्शन है, ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, इसे याद रखना, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सन। सन से ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। समझ आया? क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्लांट के केवल ग्रीन हिस्से में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट के ग्रीन हिस्से में प्रेजेंट होता है। ग्रीन हिस्सा कौन सा होगा उसका? उसके लीव्स होंगे, है ना, वहीं पे प्रेजेंट होगा। फिर तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर फिर अगर लीव्स में प्रेजेंट है तो लीव्स ने तो अपना खाना बना लिया, तो जो बाकी का प्लांट के नीचे का जो ब्राउन कलर का हिस्सा है, इसका जो स्टेम है या फिर इसके जो भी चीज है, इसके पास खाना कैसे जाता है? तो इसके पास जाता है थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम एक टिश्यू है, ठीक है, विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट। ठीक है, ग्रीन पार्ट ने खाना बनाया और वो बनाया कैसे वो मैं समझाऊंगा। ग्रीन पार्ट ने खाना बनाया, उसको फ्लोएम टिश्यू ने नॉन ग्रीन पार्ट तक पहुंचा दिया। ओके, अब आते हैं खाना बनता है कैसे। खाना बनेगा ऐसे कि क्लोरोफिल जो है, जो ग्रीन पिगमेंट है, उसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की सनलाइट से। सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की। इस लाइट एनर्जी ने वाटर को ब्रेक किया इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसने वाटर को ब्रेक डाउन किया इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन इज देन रिड्यूस यूज टू रिड्यूस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, टिपिकली ग्लूकोज। अब वो जो हाइड्रोजन है, सॉरी, हाँ, अब ये जो हाइड्रोजन है, अब ये इसका फंक्शन क्या है, ये करेगा क्या? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट इज टिपिकली अ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो प्लांट का फूड होता है। ठीक है, समझ आया? क्लोरोफिल ने एनर्जी ली, लाइट एनर्जी ली। उस लाइट एनर्जी का काम होगा कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो पार्ट में तोड़ दे। फिर वो हाइड्रोजन और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा एंड इट मेक्स टर्न्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है जो कि प्लांट का अपना खाना होता है, प्लांट का राशन होता है कार्बो ग्लूकोज। ठीक है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा इज फैसिलिटेट टू इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
और इस देखो, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इन आउट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कहाँ से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में थ्रू स्टोमेटा, जो पोर्स होते हैं उसके लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, वहां से इन आउट होता है। ठीक है, इसको इतना याद रखना। इसको इस पॉइंट को याद रखना कि स्टोमेटा से प्लांट में वो कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब इन आउट होते हैं स्टोमेटा से। और जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो भी स्टोमेटा से इन आउट होता है। तो क्या क्या होगा, CO2, ऑक्सीजन, H2O, ये पोर्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां से वाटर अंदर बाहर होता रहता है। तो ये है आपका पूरा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का कि ये कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड वाटर मिले, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन किया, C6H12O6 जो कि आपका ग्लूकोज है, एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, सो ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऐसे होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये प्लांट क्लोरोप्लास्ट ने लाइट एनर्जी ली, फिर वो लाइट एनर्जी हेल्प करता है H2O को ब्रेक डाउन होने में। ठीक है, एंड देन वो हाइड्रोजन जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट का एक्चुअल में फूड होता है। ठीक है, अब ये दो स्टार मार्क पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम में हमने देखा है कि पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, कौन सा पैरासाइटिक करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे, जो डेड और डिके हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, उसके ऊपर जाके अपना खाना उससे ले लेते हैं। इसे हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं, उससे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज एब्जॉर्ब। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो खाना है वो पार्शियली बाहर डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है और कंप्लीटली बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल फंजाई। समझ आया सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पलते बढ़ते हैं और उनसे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। इसमें होता ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट रहता है। एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट रहता है और उससे अपना खाना लेता रहता है बिना उसे हार्म किए हुए। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट रहेगा और उससे अपना खाना लेता रहेगा बिना उसको हार्म किए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बालों में जुएं हो जाती हैं, वो क्या होता है, वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो जू है वो आपके स्काल पे प्रेजेंट होता है, वो आपके स्काल से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना पीना लेता रहता है। ठीक है, आपको वो कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक। इसमें जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होता है, जैसे जुए जो बालों में प्रेजेंट होती हैं, उस टाइप के, और उसको जुओं को कहेंगे हम पैरासाइट। ठीक है, क्योंकि वो होस्ट पे, जो कि मेन ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर प्रेजेंट होकर उससे अपना खाना ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल लीच, एस्केरिस, कस्केटा, दीज आर पैरासाइटिक प्लांट्स। मतलब दीज दे फॉलो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना डिराइव करता है। हेट्रोट्रॉफिक क्या है, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड में समझाया था। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे प्लांट या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है
अपने खाने के लिए। जो ह्यूमन है वो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करेगा अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक, और प्लांट और ह्यूमंस इसको फॉलो करते हैं। ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्लांट्स, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमारे जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, या जिस भी वे से हम खाना लेते हैं, वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सॉरी, मेरी लाइट चली गई। ओके, तो हम देखते हैं। तो ह्यूमंस एंड आर दी ओमनिवोरस, दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। मतलब हम प्लांट से भी अपना खाना ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ह्यूमन का बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इस कारण हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। अब डाइजेशन की बात स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, इस वाले पॉइंट से। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स which together function to nourish the body। जो हमने खाना लिया, ठीक है, जो हमने खाना अब लिया, वो खाना पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल की पिक्चर यहाँ दिखाता हूँ, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, फ्रॉम माउथ टू एनस, ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे ट्रैवल करता है, और यहीं से हम फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। बीच में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है। तो न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला, इंजेशन, खाना लेना, ठीक है, खाना अपने वो खाना लेना, खाना कंज्यूम करना। दूसरा, डाइजेशन, जो खाना हमने लिया है उसको डाइजेस्ट करना। तीसरा, वो डाइजेस्टेड फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी में, है ना। आपने खाना लिया, खाना डाइजेस्ट कर लिया, उससे ही थोड़ी ना काम चलेगा, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो वो खाना एब्जॉर्ब करना। फिर वो जो एब्जॉर्ब कर किया हुआ खाना है उसको हम अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स में एसिमिलेट कर सके, जहाँ पे जिस टिश्यू को जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको वहां पे उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। एंड लास्ट में इजेशन, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारा उसको हम इजेक्ट कर सके, ओके। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे खत्म होता है, ठीक है। एक एक करके आप सारे प्रोसेसेस को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन आपका थ्रू माउथ स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क पॉइंट है ये। इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज माउथ, या फिर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या कहाँ पे, तो या फिर माउथ। तो डाइजेशन जो है सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ, जिसे हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं, वहां से हम खाना लेते हैं। फिर वो खाना थ्रू फायरनेक्स, इसोफेगस, फूड पाइप से पास होके स्टमक में पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि खाना हमने, देखो, खाना हमने यहाँ से लिया, बक्कल कैविटी से, ठीक है। बक्कल कैविटी जिसे माउथ भी कहते हैं, जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, याद रखना। बक्कल कैविटी, माउथ, ओरल कैविटी, ये सब एक ही चीज के नाम है। तो हमने बक्कल कैविटी से खाना लिया, ठीक है, खाना ट्रांसफर हुआ थ्रू फाइनेक्स, इसोफेगस, गया स्टमक में, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। माउथ। अब स्टार्ट करते हैं एक एक प्रोसेस कहाँ पे क्या होता है। फूड स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम माउथ या ओरल कैविटी। जो खाना है वो अपनी जर्नी माउथ या ओरल कैविटी से स्टार्ट करता है, मुंह से खाना इनटेक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपके जो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपके माउथ में
टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स और टंग, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, टीथ का जो काम होता है वो फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दे, ग्राइंड कर दे और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दे, ताकि जो बॉडी में बाकी जो भी एंजाइम्स वगैरह रिलीज होंगे वो इजिली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे स्टार मार्क करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च जो है, इसका डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन मुंह में होता है, माउथ में होता है। कौन करता है? जस्ट अ मोमेंट, ये कैमरा ऑन कर देता हूँ। स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है। कौन करता है? सलाइवरी, सलाइवरी अमाइलेस। ये कहाँ प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड्स में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और ये सबसे पहले आपका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनो। जो हमने फूड इनटेक किया उसमें जो स्टार्च होता है, उसका डाइजेशन आपका माउथ में होता है। माउथ में कौन करता है उसको डाइजेस्ट? एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है जो उसको डाइजेस्ट करता है। ये सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सलाइवरी अमाइलेज आपका सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ है? सलाइवरी ग्लैंड्स आपके टंग के ऊपर है। ठीक है, तो स्टार्च का डाइजेशन आपका माउथ में ही हो जाता है। ओके, समझ आया? तभी मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ ओनली। ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक मूवमेंट है थ्रू विच आपका जो खाना है, आपका जो खाना आपने यहाँ पे खाया है, ये खाना आपका स्टमक में आता है। ठीक है, हमारा स्टमक कोई ऐसा डाउन पाइप जैसा तो है नहीं कि ऊपर से कुछ डाला नीचे ठप से गिर गया, ऐसा तो नहीं है। एक प्रोसेस के थ्रू होता है, वरना आपने कई बार देखा होगा कि आप ऐसे उल्टा सीधा भी लेटे रहते हो और कुछ चबाएं तो वो जाता पेट में ही है ना। ये थोड़ी ना कि वो ऊपर सर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मूवमेंट से, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड पाइप में होती है, फूड पाइप में होती है, जिससे खाना आपका फ्रॉम बकल कैविटी या माउथ से आपका स्टमक तक जाता है। ठीक है, अब स्टमक में वेरियस एंजाइम्स और काफी चीजें प्रेजेंट है जो कि मैं एक एक करके बताऊंगा, जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले स्टमक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, म्यूकस। म्यूकस जो है एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, जो कि स्टमक के अंदर की तरफ लगी हुई है। ठीक है, स्टमक को अंदर से कवर करती है। कवर क्यों करती है, ये जब मैं अभी आपको बताऊंगा अगला पॉइंट, तब आपको समझ आ जाएगा। म्यूकस एक मेम्ब्रेन है जो कि स्टमक को अंदर से प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फ्रॉम एनी डाम या वो हार्म या डैमेज, कोई भी हार्म या डैमेज ना हो। इस कारण म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो स्टमक को प्रेजेंट करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्यों करती होगी? क्या ऐसा हार्म हार्म हो सकता है? क्योंकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये प्रेजेंट होता है। HCl प्रेजेंट होता है, ये काफी हाई एसिड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका पीएच अराउंड 1.2 पीएच के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो इतना एसिड आपके स्टमक को गला के रख देगा और फिर डेथ हो सकती है। ठीक है, तो समझ आया म्यूकस का क्या रोल है? म्यूकस इनर स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है थ्रू HCl। ओके, अब ये HCl क्यों है? क्योंकि हमारे स्टमक में एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे स्टमक में एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन के नाम से। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन आपका प्रोटीन के डाइजेशन में रोल निभाता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। ये जो पेप्सिन है, ये जब तक एसिडिक एसिडिक मीडियम नहीं होता तब तक ये रिलीज नहीं होता।
ठीक है। तो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हमारे पेट में HCl प्रेजेंट है। वो HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। खाना माउथ से, बकल कैविटी से आपके स्टमक में गया थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते हुए आपका खाना मुंह से पेट तक पहुंच गया। अब पेट में आपकी तीन इंपॉर्टेंट चीजें, स्टमक में आपकी तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या? म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस, म्यूकस एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करती है, स्टमक के लाइनिंग्स को अंदर से प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? वो प्रोटेक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके पेट के मीडियम को, स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाना। एसिडिक क्यों बनाना है? क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन नाम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है आपके स्टमक में, वो अपना अपने आप को रिलीज कर सके, वो सिक्रीट हो सके। ठीक है, जब वो रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। समझे? ऐसी चीजें हुई। अब यहां से खाना आपका जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से खाना आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना आपका एसिडिक है ना? खाना आपका एसिडिक मीडियम है। आपका स्टमक से में क्योंकि HCl मिला हुआ था, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब आपको दो तीन चीजें याद रखने वाली है। सबसे पहला, स्मॉल, इसको मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है? इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज a साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। समझे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। आपके फूड के जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे डाइजेस्ट होती है। ओके, फूड आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे फंक्शन करती है वो बताता हूँ मैं आपको। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और लिवर अपने जूसेस, जो इनके पास जूसेस हैं, एंजाइम्स है, उसको रिलीज करते हैं। पेट से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाज और लिवर हैं, ये अपने अपने जूसेस रिलीज करते हैं। ओके, अब क्या होता है? सबसे पहले लिवर की बात करते हैं। लिवर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट को रिलीज करता है। क्या क्या बोला मैंने? लिवर जो है, लिवर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट को रिलीज करता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? जो बाइल सॉल्ट होता है, जो जो आपका बाइल सॉल्ट होता है, वो फैट ग्लोब्यूल्स को, जो फैट है आपके खाने में, जो भी फैट है, उसको क्या करता है? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। जो बड़ा फैट है, ग्लोब्यूल्स है, सॉरी, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ हाँ, जो आपका बाइल सॉल्ट है, ये फैट के, बड़े फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ताकि ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, फिर आते हैं बाइल जूस की तरफ। बाइल जूस का दो काम है। पहला काम, मीडियम को एल्कलाइन बनाना। मतलब जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाना। बाइल सॉल्ट, बाइल जूस, सबसे पहले आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना है वो एसिडिक मीडियम का है। क्यों? क्योंकि स्टमक ने HCl रिलीज किया है। तो इस एसिडिक खाने को एल्कलाइन बनाना। क्यों एल्कलाइन बनाना? जब एल्कलाइन होगा तभी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं उसके ऊपर काम, फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा काम है बाइल जूस का, फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल सॉल्ट ने
बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में तोड़ दिया। अब बाइल जूस जो है पहली बात मीडियम को अल्कलाइन बनाएगा और साथ साथ फैट के डाइजेशन में रोल निभाएगा। अब पैनक्रियाज अपने पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ही रिलीज, तभी बाइल जूस का काम है एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में कन्वर्ट करना। अब ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स दो टाइप के हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में एक्ट करेगा। प्रोटीन के डाइजेशन में क्या क्या एक्ट कर रहा है, एक आपका ट्रिप्सिन और एक स्टमक में जो हमने पेप्सिन पढ़ा था वो एक्ट करते हैं। दूसरा लाइपेस एंजाइम। लाइपेस एंजाइम जो है वो फैट्स के डाइजेशन में रोल निभाएगा। ठीक है, लाइपेज जो है फैट्स के डाइजेशन में रोल निभाएगा। ओके, तो पैंक्रियाज और लिवर के ये रोल होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद फिर खाना आपका पूरा डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा खाना डाइजेस्ट होता है। दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ये खाना यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन ओहो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता ये है कि जो खाना यहाँ पे अब ज्यादा डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो वाटर हो गया है या कुछ चीजें जो बच गई हैं उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अदरवाइज यहाँ से खाना आपका बाहर निकल के, ठीक है, खाना आपका यहाँ से निकल के थ्रू रेक्टम एंड एनस के थ्रू आपका एज अ वेस्ट बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, और यहीं से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। यहाँ पे विलाइज प्रेजेंट होता है, पीआई विली। ये जो विली होते हैं, ठीक है, ये कुछ इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं ऊपर नीचे, और ये जो भी खाना यहाँ से पास ऑन होता है उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने डाइजेशन पढ़ लिया है कि डाइजेस्ट कैसा होता है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये ऑर्गन और टिश्यूज का एक नेटवर्क है जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। सांस हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम O2 लेंगे तो वो हमें, मैं नीचे आपको बताऊंगा, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कैसे करवाता है नीचे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गया होगा कि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर। फर्स्ट, energy is generated by breakdown of glucose molecules in all living cells of human body। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और फिर वो ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करता है फॉर आवर बेसिक एक्टिविटीज। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स एंड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड पार्टिकल्स दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वही जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन लिया वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और फिर वो जो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी पूरी बॉडी के एक्टिविटीज और फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, द ऑब्टेन्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो आपका ग्लूकोज ने जो भी एनर्जी रिलीज की वो एटीपी मॉलिक्यूल में चेंज होके सेव हो जाती है। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसको मैं एक बार समराइज करके आपको बताता हूँ कि क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन्स और टिश्यूज का नेटवर्क है जो कि विच हेल्प अस टू ब्रीथ, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, आपको पता है हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो हमारी बॉडी के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब टूटेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो एनर्जी वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में सेव हो जाएगी।
और कभी भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी, कभी भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये एटीपी ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। क्या बोला? ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज टूटा, एनर्जी बनी। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में सेव हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में सेव हो जाएगी, और फिर कभी भी जरूरत होगी तो आप एनर्जी को, वो जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा एंड इट रिलीजेस एनर्जी। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी मैं लिखवा रहा हूँ बीच बीच में जो भी पॉइंट बताता हूँ आप उसे नोट कर लो। अगर नोट कर रहे हो तो इस चार्ट को भी नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट CAPF 2020 CDS NDA में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। देखो, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ये है, ये साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। साइटोप्लाज्म जब मैंने सेल का चैप्टर पढ़ाया था तब आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब वहां पे ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है उसे हम कहते हैं पाइरूवेट। अब यीस्ट में क्या होता है? जो यीस्ट है उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ये पाइरूवेट है ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में। ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल यीस्ट में, यीस्ट में ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसे याद रखना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होके इथेनॉल, CO2 और एनर्जी फॉर्म करते हैं। ह्यूमन मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म करता है। मैं बताता हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है। इट फॉर्म्स CO2, वाटर एंड एनर्जी। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी दिन जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो तो आपकी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। तो क्रैम्प क्यों आते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है? जब ये पाइरूवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की कमी में फर्दर ब्रेक डाउन होता है। कहाँ पे? मसल सेल्स में। ऑक्सीजन की कमी में जब ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल मसल सेल्स में फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म करता है। जब यही पाइरूवेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये CO2, वाटर और एनर्जी फॉर्म करता है। और ये ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? ये ब्रेक डाउन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आया? तो ये वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का चार्ट है। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझे हो। अगर डाउट है तो प्लीज प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स, और पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन, जो बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है हम इसे ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। Human circulatory system is consist of network of arteries and veins, capillaries, heart। ठीक है, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। ठीक है, ये ब्लड को पंप करते हैं, ब्लड को आपके टिश्यूज या सेल्स के पास पहुंचाते हैं। वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके सेल्स पे पहुंचाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं और उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, कि होता कैसे है अब एक बताता हूँ। ये है आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन का चार्ट कि ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, कैसे होता है और क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये काम करता है। ये इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। ऑर्गन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? हार्ट,
ब्लड, है ना, ब्लड इन्वॉल्व है। एंड लास्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आपके क्या आ गए, आर्टरीज एंड वेन्स। सो ये तीन चीज आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये तीन ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी राइट बिटवीन लंग्स। ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है। इट इज पोजीशन स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द थोरियाक रीजन, या आपके लेफ्ट साइड में, हल्का सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इट हैज टू आर्टरीज एंड टू वेन्स। दो अपर चैम्बर होते हैं जिसे हम आर्टरी कहते हैं, और दो लोअर चैम्बर होते हैं जिसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये हार्ट का बेसिक चीज है, इसके बारे में ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन सिस्टम परफॉर्म होता है। अब ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, इसको मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊं। डबल सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से आपके सेल्स और टिश्यूज में जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके हार्ट से सेल्स टिश्यूज में आता है, फिर वहां से लंग्स में जाता है, और वहां से हम उसे एक्सहेल कर देते हैं, ओके। ये होता है बेसिकली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब काम कैसे करता है ह्यूमन हार्ट में और लंग्स में, काम कैसे होता है वो समझो। सो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से सुनना भी। हमारे, देखो, ये है आपका, क्या होगा ये, एनी गेसेस। ऊपर वाला होता है आर्ट्रियम, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। सो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला आर्ट्रियम। अब होता ये है कि ब्लड, हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट आर्ट्रियम में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी, जो भी सेल्स टिश्यूज वगैरह हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लो इन ऑक्सीजन एंड हाई इन CO2। कुछ भी कहो, बात एक ही, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम के थ्रू हमारे उसमें एंटर करता है, ठीक है। इस ये जिस वेन से एंटर करता है उसे हम वेना कावा कहते हैं, ठीक है। वेना कावा से ये हमारे राइट आर्ट्रियम में एंटर करता है। फिर ये राइट आर्ट्रियम से आपका सीधा राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये आपका जाता है लंग्स की तरफ। क्या, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेना कावा राइट आर्ट्रियम में लाती है, ये आपका वेना कावा है। यहाँ से राइट आर्ट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर यहाँ से गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये सीधा जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। लंग्स में ये एक्सचेंज करेगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं ये ब्लड एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। दीज आर वेरी थिन, बहुत थिन पाइप्स सी होती हैं, जहाँ से आपका ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वो एक्सचेंज होता है। ये गया लंग्स में, वहां पे इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया, कैरी किया। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर किया, लेफ्ट आर्ट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया। सो ये है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे आपका बॉडी में काम परफॉर्म होता है। ये 1 2 3 4 जो नाम है, उन नाम को ध्यान रखना। वेना कावा, लार्जेस्ट वेन, ठीक है। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन इज द ओनली वेन, ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज जो ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल है, कौन कौन सी, आर्टरीज एंड वेन्स।
आर्टरीज जो है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन्स आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बट पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन, इट कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी is the exception, which is the only artery which carries deoxygenated blood. आई होप आपको ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ गया होगा। क्या होता है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एंटर किया थ्रू वेना कावा, एंटर किया, ठीक है। वेना कावा के थ्रू एंटर किया राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से ये क्या राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से इसको पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी लंग्स के पास। लंग्स में यहाँ पे एक्सचेंज हुआ विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज हुआ। फिर जब ऑक्सीजन रिच ब्लड या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका थ्रू पल्मोनरी वेन, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ एरोटा ये आपके पूरे बॉडी में रिलीज होगा, पूरे बॉडी में ट्रैवल होगा। ऐसे आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। ओके, ब्लड, ब्लड देख लेते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। इट फॉर्म्स वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स ये सब एक इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। दे हैव स्पेसिफाइड सेट ऑफ ब्लड वेसल्स, मैंने बताया इनके पास अपने स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। ब्लड कंपोज्ड ऑफ, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना रहता है, तो ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये होते हैं। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कंपोज 90% ऑफ वाटर। जो आपका ब्लड जो पानी जैसा जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, विच इज कंपोज ऑफ 90% ऑफ वाटर। और प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। अब ब्लड में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका क्या रोल होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने तीनों लिख रखा है। आरबीसीज, जिसको एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, अदर सब्सटेंस टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। आरबीसी का जो काम होता है ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सब्सटेंस को बॉडी के इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। डब्ल्यूबीसी, इसका काम है, ये एक डिफेंस सिस्टम है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फाइट विद पैथोजेंस एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डब्ल्यूबीसी एक डिफेंस ऑर्गेनिज्म, एक हमारी बॉडी का डिफेंस है जो कि पैथोजेंस वगैरह से लड़ने में मदद करती है। एंड लास्ट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है ये दे फॉर्म क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। जहां पे भी आपने देखा होगा, आपको जब चोट लग जाती है तो कुछ देर के बाद वहां पे रेड कलर का क्लॉट फॉर्म हो जाता है। वो क्लॉट क्यों फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। दे एक्ट ऑन द साइट ऑफ इंजरी और अ वुंड, जहां पे भी चोट लगती है, खून निकल आता है बॉडी से, तो उसके ऊपर एक आपने देखा होगा रेड कलर का क्लॉट फॉर्म हो जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। वो क्लॉट क्यों फॉर्म होता है, वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से, ओके। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, दो टाइप के हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो हैं दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से इधर उधर बॉडी के वेरियस पार्ट में ले जाती है, ठीक है। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। अगला है वेन्स। वेन्स जो है, these are the blood vessels which carry deoxygenated blood। ये वो ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जो वो ब्लड जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है
उसको आ, उसको कैरी करते हैं, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स हार्ट। बॉडी के साथ इधर उधर से इकट्ठे करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसको हार्ट की तरफ ले जाएंगे, ताकि जो CO2 है वो एक्सेल हो सके। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने आपको समझा दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दे आर थिन, इलास्टिक एंड प्रेजेंट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ स्किन। जो वेन है ये थिन, इलास्टिक, काफी पतली होती हैं, इलास्टिक इन नेचर होता है, और ये स्किन के सरफेस के काफी पास आपको दिखती रहती हैं। आपने देखा होगा कि आपके हाथों में नसें दिखती हैं, वो क्या है? वो आपकी वेन्स है, ठीक है, वो वेन्स दिखती है। आर्टरीज जो होती है थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि ये जो ब्लड कैरी कर रही है इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है। हार्ट से ये लेकर आई है ब्लड, बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये डीप सीटेड होती है, हमारी बॉडी में काफी नीचे सीटेड होती है, और वो उस ब्लड को लेकर आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल करती है। समझ आया? आगे चलते हैं। लास्ट हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस जहां पे हम अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर थ्रू आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। अगर हम बॉडी से वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो वेस्ट अकुमुलेट होता जाएगा और बॉडी में काफी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को याद रखना है, कि ये मैं अभी बताता हूँ। इसके ऊपर डायरेक्टली CDS में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? कि बताओ कि ये क्या कहते हैं, ये एक सीरियल वाइज है, एक हायरार्की में। सबसे ऊपर किडनी होती है, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, लास्ट में यूरेथ्रा। पूछा गया है कि वो ऑप्शंस में दे दिया था कि किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ऐसे करके कि चूज द करेक्ट वन, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट हायरार्की, कौन से करेक्ट सीक्वेंस में प्रेजेंट है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड लास्ट में यूरेथ्रा। ये सारे ऑर्गन्स आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये किडनी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यूरेटर, जो हो गया यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये लास्ट में हो गया आपका यूरेथ्रा। सो इसको याद रखना। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है ये सब इकट्ठा होके आता है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ इसका ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको करवा दिया। ओके। Excretion in humans. Excretion is a process where all the metabolic waste are removed from the body. वही, ये सारे जो भी वेस्ट है आपकी बॉडी से उसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से वेस्ट इकट्ठा होता है, एक जगह आता है, अकुमुलेट होता है, फिर वहां से हम उसे रिमूव कर देते हैं। सो ये था बच्चों आपका पूरा लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पक्का पक्का पूछता है लाइफ प्रोसेसेस से, कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, ह्यूमन वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे वो परफॉर्म करता है फंक्शन। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको सब चीज एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिखें ताकि मेरे को पता चल सके कि आप क्या समझ नहीं आया, और मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या अगली वीडियो से पहले आपका डाउट लूंगा और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये PPT जो है ये मैंने स्टडी फंडा के ऐप पे अपलोड कर दिया है, तो वहां से जाके आप लोग इस PPT को ले सकते हैं। इसमें जो नोट्स हैं ये सफिशिएंट है, ठीक है। ये मैंने NCERTs और बाकी सारे सोर्सेज से इकट्ठा करके बनाया है। इस नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।